नमस्ते मेरे बच्चों। तो आज हम सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण अध्याय के बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? पिछली कक्षा में हमने सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जिसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल सभी की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। क्या है हमारा टॉपिक? उपयोगी सूक्ष्म जीव। तो हमने कहा था आपसे कि सारे जो सूक्ष्म जीव है वो खतरनाक नहीं होते, है ना। तो कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आज हम ऐसे ही सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं एवं उनके प्रभाव। उनके प्रभाव तो आज का हमारा टॉपिक है ये। सभी ध्यान से बैठिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा, सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी भी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणुओं का उपयोग करके दही, सिरका तथा शराब आदि बहुत पहले से बनाता आ रहा है। इन सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते हुए इन सभी प्रोडक्ट्स को वो बनाते आ रहे हैं। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की सहायता लेते हैं। एक बैक्टीरिया है या एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ये जो सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है, ये दूध को दही में दूध को दूध को दही में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि दूध के फटने पर वो दही में बदल जाती है। तो उसका कारण क्या है? ये जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, ये इसमें सहायक होती है। पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर आदि बनाने में एक यीस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि जो फफूंद के वर्ग में आता है, यीस्ट। ये जीवाणु है। अब यीस्ट नामक एक फफूंद है, यीस्ट। ठीक है, ये फफूंद के ग्रुप में आता है, फफूंद। ठीक। तो इससे क्या क्या बनाते हैं ये? इसकी सहायता से ब्रेड, खमीर, सिरका, पनीर आदि बनाने में ये सहायक होती है। सिरका, ब्रेड आदि आपने देखा होगा कि ये सब बनाते वक्त इसकी जो आटा तैयार करते हैं उसको, उससे जैसे कि ब्रेड सब बनाते समय, तो वो एक दिन, थोड़े दिन जब हम रख सॉरी जब थोड़े घंटे रखते हैं तो एकदम से फूल के आ जाता है। तो वो किसका कारण है? क्योंकि उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है या फफूंद वर्ग के ईस्ट को मिला दिया जाता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये भी बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए, उसके बाद पहले हम इसके जरा चित्र को देखकर आ जाते हैं। मैंने बताया आपको, जो सूक्ष्म जीव जैसे कि लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए, दूध को दही में कन्वर्ट करती है क्या? लैक्टोबैसिलस नामक एक, ये देखिए, लैक्टोबैसिलस नामक ये जो जीवाणु है, ये है वो जो जीवाणु है वो इसको दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। ठीक। और यीस्ट होती है,
यीस्ट क्या होती है कि ये देखिए, ये एक प्रकार का फफूंद होता है जो कि ब्रेड, पनीर, सिरका, खमीर आदि बनाने में उपयोगी होता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब अगला हम पढ़ेंगे, प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में इनकी सहायता करते हैं। प्रतिजैविक दवाइयां बनाने, क्या बनाने में? प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में भी, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिजैविक, तो पहला है हमारा प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में किसकी सहायता होती है? सूक्ष्म जीवों की सहायता हम लेते हैं। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक दवाइयां, जिसे हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक जैविक दवाइयां वह दवाइयां हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होते हैं। किसलिए प्रयुक्त होते हैं? प्रतिजैविक दवाइयां वह दवाइयां हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होते हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को वो नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक दवाइयां का जो उपयोग है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग, जैसे कि आपको पता है सूक्ष्म जीव जो फैलाते हैं दवाई, जो बीमारियां, जैसे टीबी हुआ, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, टीबी, हैजा, हैजा, टाइफॉइड, टाइफॉइड, निमोनिया, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। तो क्या बताया आपको? जैविक दवाइयां इस जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है ये अनेक रोगों का उपचार करती है, जैसे कि टीबी हुआ, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ। इन सभी रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग करते हैं या एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। प्रतिजैविक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन, अब हम कुछ प्रतिजैविक दवाइयों के एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रतिजैविक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये किससे बनता है? एक प्रकार का फफूंद है। ठीक है, फफूंद से बनता है। अब अगली दवाई देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई जो एक प्रतिजैविक दवाई है, ये किससे बनता है? ये जीवाणु से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से बनता है। अब एक दवाई है जो प्रतिजैविक दवाई है, उसका नाम है क्लोरेलिन। क्या है? क्लोरेलिन। क्लोरेलिन जो है वो शैवाल से बनता है, शैवालों से बनाया जाता है। क्लोरेलिन, क्लोरेलिन नामक जो प्रतिजैविक दवाई है वो किससे बनता है? शैवाल से कई प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनसे बनते हैं। ठीक है, तो जैविक दवाइयां पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवाल से। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए
अब हम देखते हैं दूसरा जो उपयोग है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या क्या है। अगला है नाइट्रोजन स्थितीकरण। नाइट्रोजन स्थितीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं हम उसको। अगला है नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थितीकरण। नाइट्रोजन स्थितीकरण जिसे अंग्रेजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है देखते हैं। बेटा अपने खेतों में चना, मटर, अरहर आदि के पौधों को अगर देखा हो, आप ऐसा कीजिए, एक बार जाकर इनमें से किसी भी एक पौधे को, चना, मटर या अरहर के पौधों को एक बार जरा जड़ से उखाड़ कर देखिए। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखने पर जड़ें क्या कर नहीं होनी चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। जड़ों को क्या नहीं होना चाहिए, टूटना। तो आप क्या करिएगा, बड़े ध्यान से क्या कीजिए, इनमें से किसी एक पौधे को आराम से उखाड़िए। तो जब आप उखाड़ते हो, उसको उखाड़ते समय हम क्या देखेंगे कि उनकी जो जड़ें हैं, क्या देखोगे आप, उनकी जो जड़ें हैं उसमें एक प्रकार के ऐसे गांठें दिखाई देंगी आपको। क्या दिखाई देंगी, गांठें दिखाई। ये देखो, ये जड़ है, ये मटर, ये हर पौधों में नहीं होते ऐसे पौधे, जैसे कि मटर हुआ, चना हुआ या अरहर, ऐसे दाल वर्ग के जो पौधे होते हैं, उनके जड़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे जड़ें बने या गांठें पाई जाती है, उनके जड़ों में गांठें पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या नाम बताया, राइजोबियम। राइजोबियम, इनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जीवाणु बहुत उपयोगी है हमारे लिए। ये जीवाणु वायुमंडल को मुक्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या नहीं ले सकते, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, उसके छोटे रूपों में लेते हैं पौधे। तो क्या करते हैं ये जीवाणु, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, उसके छोटे रूप में। ठीक है, छोटे रूपों में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो पौधे हैं, जैसे कि दाल वर्ग के जो पौधे, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, अरहर हुआ, इनके जड़ों में गांठें होती है और इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। और इससे क्या होता है, भूमि में उर्वरता बढ़ती है, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और जीवाणु हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कुछ और जीवाणु हैं जो भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर, एजेटो एजोटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं,
वो स्वतंत्र रूप में मिट्टी में रहते हैं। जो एजिटोबैक्टर है वो क्या करते हैं, वो स्वतंत्र रूप में मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, एजिटोबैक्टर नामक एक जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप में मिट्टी में रहते हैं और क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं। और इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, एसिलेटोरिया आदि का उपयोग धान के खेतों में करते हैं। ठीक है, तो कुछ और बैक्टीरिया हैं जो किस वर्ग में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी आपको पता है ना बेटा, जो है जीवाणुओं को ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि इनके कुछ उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबिना, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, एनाबिना, साइटोनिमा। इन सब नामों को याद रखिएगा, ठीक है, साइटोनिमा, एसिलेटोरिया, ऑसिलिटोरिया। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी जीवाणुएं हैं, बैक्टीरिया है जो किस वर्ग में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया नामक एक वर्ग में आता है। जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, एसिलिटोरिया, ये सभी क्या करते हैं बेटे, ये सभी जो है धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं, ये जैव उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं किसानों के लिए। ठीक है, किस खेतों में, धान के खेतों में, धान की कृषि में ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर जो स्वतंत्र रूप में मिट्टी में रहते हैं, नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं। और इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा और ऑसिलिटेरिया, ये सभी क्या करते हैं, धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला उपयोग क्या है इनका। अगले उपयोग के बारे में देखते हैं सूक्ष्म जीवों के। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, मैंने बताया था आपको अपघटन क्या होता है। अपघटन यानी कि डिग्रेडेशन, है ना। जैसे कि कोई वस्तु, जैसे कि कोई मृत शरीर, क्या होता है, मृत शरीर जो है भूमि में, पेड़ पौधों का हो चाहे जीव जंतुओं का हो, जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो थोड़े दिनों में हम देखते हैं कि वो सड़ने गलने लगते हैं और बाद में मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत ही कार्य होता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। वे क्या करते हैं, वे यहाँ वृद्धि कर कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है मृत शरीर में, ठीक है, मृत शरीर, वो चाहे पेड़ पौधों के हो या जीव जंतुओं के, मृत शरीर में पलते हैं और क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल
कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल देते हैं? ये सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में इसको अपघटित करते हैं या बदल देते हैं। इससे क्या होता है? इससे पौधों एवं जंतुओं का जो मृत शरीर है वो सड़कर नष्ट हो जाता है, और मृत शरीर के तत्व क्या हो जाते हैं? मृत शरीर के जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा के उपयोगी पोषक तत्व संचित रखते हैं। तो क्या होता है? ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इससे क्या होगा? मृदा को क्या मिलेगा? उससे पोषण मिलेगा। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये मृदा के उपयोगी पोषक तत्व संचित रखते हैं और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब अगला है भोजन के रूप में। सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में। भोजन के रूप में। अब कुछ सूक्ष्म जीव, उनका उपयोग हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। यीस्ट, यीस्ट जैसे कि हमने बताया, आपको पहले ही बताया, यीस्ट से क्या क्या बनता है? पनीर बनाते हैं, जैसे आप भटूरा बनाते हो तो उसमें यीस्ट का प्रयोग करते हो। ठीक है, ताकि उसका जो आटा है वो एकदम से मुलायम और एकदम से मोटा मोटा हो जाए, एकदम स्पॉन्जी हो जाता है। और इसको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि एगैरिकस, एगैरिकस। ठीक है, एगैरिकस तथा मार्केला, तथा मार्केला, एगैरिकस तथा मार्केला, जो जिसे हम गुच्छी कहते हैं, गुच्छी। ठीक है, गुच्छी, ये कवक वर्ग में आते हैं और ये सब्जी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। बहुत टेस्टी होता है इसकी सब्जी। ठीक है, सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब स्पाइरुलिना नामक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका भी उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि स्पाइरोलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नामक एक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसका उपयोग उपयोग भी हम भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। तो आपने कवक तो देखे ही होंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दिया था, है ना, कवक। और तो इसका कवक जैसे कि एगैरिकस है तथा मार्केला है, इससे क्या करते हैं? इससे जो है, इससे हम अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। और ये देखो, ये है कवक, ठीक है, एगैरिकस। तो इससे हम बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं। और स्पाइरुलिना नामक एक एजेटोबैक्टीरिया है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और क्या करते हैं? इसका भी उपयोग भोजन में करते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो उपयोग है वो क्या है? अगला जो उपयोग है वो है उद्योग दंतों में। क्या है? उद्योग दंतों में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसमें? उपयोग जो है उद्योग दंतों में भी हम कई जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं।
उद्योग धंधों में। ठीक है। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे कि यीस्ट, बताया मैंने आपको यीस्ट के बारे में, है ना। यीस्ट, यीस्ट का उपयोग रोटी बनाने में, है ना, रोटी बनाने में, पनीर बनाने में आदि, रोटी बनाने में। जीवाणु का उपयोग, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, इसमें दुग्ध, दूध के उद्योग में, जैसे कि हमने लैक्टोबैसिलस की बात की है ना, दुग्ध उद्योग या दूध उद्योग, ठीक है, दुग्ध उद्योग। तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग। चाय उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में प्रयोग करते हैं। चमड़े के उद्योग में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवों को उद्योग धंधों में भी बहुत ज्यादा इनका क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि यीस्ट का उपयोग डबल रोटी आदि बनाने में, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। अब लास्ट वाला है हमारा अगला, जो उसका उपयोग जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसमें करते हैं, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। आनुवांशिक आनुवंशिक आनुवंशिक जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका उपयोग हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं, जैसे कि एशरीशिया कोलाई, ईस्ट आदि। एशरीशिया, जिसे एशेरिकिया भी बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एशरेशिया बोलते हैं, ठीक है। इशेरिकिया कोलाई तथा यीस्ट आदि का उपयोग किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, अभियांत्रिकी में यानी कि जेनेटिक इंजीनियर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो आज के जो कक्षा में हमने पढ़ा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में इसका उपयोग होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका प्रयोग होता है या उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, भोजन के रूप में किया जाता है, उद्योग धंधों में इनका उपयोग किया जाता है, एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी इनके उपयोग किए जाते हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।